नमस्कार आदाब, मैं ज़ुबैर ख़ान। नस्ल दस्तक के कार्यक्रम आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नस्ल दस्तक के इस प्रोग्राम में हम किसी जानी मानी किसी नामचीन हस्ती से आपको रूबरू करवाते हैं, उसका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे बीच में हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं, गौहर रज़ा साहब, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि देश में जो हालात पैदा हो रखे हैं फ़िलहाल, जैसे कल ही जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट हुआ है और इससे पहले भी कई तरह की ऐसी वारदातें देश भर में हुई हैं, तो वो भी फ़िक्रमंद हैं देश के लिए, पूरे एक इंसानियत के लिए। तो उनका ओपिनियन क्या है, ये देश में जो हालात बन रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है? आज के हालात अगर देखें हम तो ये इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जिस हाल में आज हम पहुंच गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि आरएसएस, जिसने लगातार देश के आज़ाद होने से पहले और फिर उसके बाद लोगों के दिमागों को बांटा है, इसका इस्तेमाल किया है कि लोगों के बीच में आपस में या तो मज़हब के नाम के ऊपर और या फिर जाति के नाम के ऊपर नफ़रत फैलती रहे और उस नफ़रत के साथ वो राजनीति करते हैं। तो वो राजनीति आज देश को इस मोड़ के ऊपर ले आई है कि आरएसएस के हाथ में सत्ता है। और मैं आरएसएस की, जिसको वो परिवार कहते हैं, उसमें हर एक को आरएसएस ही मानता हूँ। मैं इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहता कि ये पॉलिटिकल विंग है, ये उनका मारपीट का विंग है, ये उनका छात्रों का विंग है, ये बात नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि सब आरएसएस है, क्योंकि उनका दिमाग एक है। वो जिस तरह का दिमाग पैदा करते हैं, वो दिमाग असल में मेरे लिए अहम है, इम्पॉर्टेंट है। अब जो हालात हैं वो काफ़ी दिनों तक हम इस तरह से देश को चलाते रहे कि जैसे इंसानियत एक बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट कर रही हो हमारे देश में, जहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई आया नहीं था ऊपर से उतर के जिसने कहा हो कि चलो भाई तुम डेमोक्रेसी बन जाओ, एक देश बन जाओ और एक डेमोक्रेसी बन जाओ। ऐसा नहीं। हमारे और आपके जैसे लोगों ने इस देश को डेमोक्रेसी दी। हमने जब बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में लिखा वी द पीपल, हम लोग, हम जनमानस, अपने को हिंदुस्तान, अपने को इंडिया, अपने को भारत कह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी पैदा होती है। और इस डेमोक्रेसी में दीपक की तरह से लगे हुए आरएसएस के लोग इसको धीरे धीरे अंदर से चाटते रहे। आज हम अगर देखें तो दो चीज़ें हमें साफ दिखाई देती हैं। एक तो ये कि गोलवालकर की किताब वी द पीपल, वी एन आवर नेशन और डिफाइन, और बंच ऑफ थॉट्स तो हिटलर की लिखी हुई वो किताब जो है माइन काम्पफ, वो तो ऐसा लगता है कि ट्रांसलेशन है उसका, उनकी अपनी किताब लगती नहीं। लेकिन वो है जो दिमाग को पैदा करती है, जो एक भगवा भक्त को पैदा करती है, और वो शाखाओं से निकल के आज सब तरफ फैल गए। चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस हों साइंस के, या इंस्टीट्यूशंस हों एजुकेशन के, या हमारा तंत्र हो, वहाँ तक वो फैल चुके हैं। और उनके एजेंडा पे बड़े दुश्मन, एक तरफ माइनॉरिटीज़ हैं, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट हैं, और तीसरी तरफ हमारी जनजातियाँ हैं, हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जिनको वो नहीं चाहते कि वो सर उठाएं। वो वर्ण व्यवस्था में यकीन रखने वाले लोग हैं, उसको फैलाने वाले लोग हैं, जो अपार्थाइड की तरह से है, जिस तरह से वहाँ लड़ना पड़ा था, शायद हमें वर्ण व्यवस्था ख़त्म करने के लिए अपने देश में लड़ना पड़ गया।
तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ हिटलर की जर्मनी से वो सबक लेते रहे, जो उन्होंने बहुत बेशर्मी के साथ अपनी किताबों में लिखा है। वहाँ पर ज्यूस के खिलाफ हिटलर ने सब कुछ किया, और यहाँ पर इनकी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़, जिसमें हम सब शामिल हैं, मतलब मुसलमान हैं, एक बड़ा सेक्शन हिंदुओं का है, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ये सब के खिलाफ नफ़रत की एक लगातार कैंपेन चलाते रहना, वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो उनकी राजनीति की नींव है। एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे सर कहूँ कि आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हालात पेश आ रहे हैं माइनॉरिटीज़ के सामने, मुसलमानों के सामने, दलितों के सामने, आदिवासियों के सामने, पिछड़ों के सामने, महिलाओं के सामने, ये सब कुछ संस्थागत रूप से ही सब कुछ हो रहा है? ये सिर्फ संस्थागत तौर पे ही नहीं हो रहा, ये खाली वो तो है ही कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज है, लेकिन इसके पीछे एक मानसिकता काम कर रही है। मानसिकता जिसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुरुआत के पीरियड में नहीं हो पाया था, अब वो इंस्टीट्यूशन के अंदर घुस गई है, तो वो मानसिकता सिर्फ इस दायरे में नहीं रहती कि वो इंस्टीट्यूशन तक ही महदूद रहे, वो गलियों में, बाज़ारों में, चौबारों में, इधर उधर सब जगह हमें दिखाई देती है। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के डेवलपमेंट्स हुए, जैसे इस मानसिकता ने पाकिस्तान को जकड़ा है, तो एक तरफ जर्मनी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इन दोनों जगह से उनको इंस्पिरेशन मिल रहा है। वो तालिबान है, वो तालिबान हैं, इनकी मानसिकता हमने अफ़गानिस्तान में देखी, इनकी मानसिकता हमने जर्मनी में देखी, अफ़गानिस्तान में देखी, पाकिस्तान में देखी, और आज हम इनकी मानसिकता बांग्लादेश में भी देख रहे हैं, जहाँ ये चाहते ही नहीं कि कोई दूसरी आवाज़ उठे। और इसलिए भय का माहौल ज़रूरी है। भय के माहौल को लगातार उसमें ईंधन पहुंचाते रहने के लिए ज़रूरी है कि आपस में नफ़रत हो, एक दूसरे से डरने लगें लोग, सड़क पे निकलते हुए लोग कतराएं, जैसा पाकिस्तान में आज हमें दिखाई देता है। नहीं मालूम होता कि वो कब निकलेंगे तो वापस घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। आज वही हालात हमारे देश में हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की वैन्स को गौ रक्षा के नाम के ऊपर अटैक किया जा सकता है, जो तमिलनाडु से आई हुई गुजरात में एक टीम थी उसके साथ किया, तो किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। बहाना है माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ हमेशा इसलिए बहाना होती हैं कि वो कमज़ोर होती हैं, उनको मारा जा सकता है आसानी से, उनको पीटा जा सकता है, लेकिन ये कि कोई और बच जाएगा। अगर हम ये सोचें कि हम हिंदू हैं इसलिए बच जाएंगे, हम सवर्ण हैं इसलिए बच जाएंगे, ऐसा होता नहीं है समाज के अंदर। जब एक थ्रेशोल्ड पॉइंट से बाहर चली जाती है हिंसा, तो फिर वो हिंसा की भट्टी के लिए लगातार ईंधन की ज़रूरत होती है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पहले उनके यहाँ हिंदू दुश्मन थे, फिर उसके बाद उन दुश्मनों की लिस्ट में महाजिर ऐड हो गए, फिर उसके बाद कादियानी ऐड हो गए, फिर उसके बाद शिया ऐड हो गए, फिर उसके बाद बरेलवी ऐड हो गए। तो ये लगातार उस ईंधन को, उस भट्टी को नए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। वही हमें हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। पहले उनकी किताबों में माइनॉरिटीज़ और कम्युनिस्ट दुश्मन थे। धीरे धीरे हमें पता लगा कि नहीं, एक चीज़ होती है सूडो सेक्युलर, तो वो सूडो सेक्युलर आ गए दुश्मनों की लिस्ट में कि सारे सूडो सेक्युलर लोग हैं और इनको हमें मारना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ के लेखक आ गए। लेखकों को क्या नाम दिया गया? सम्मान वापस करने वाले। जैसे सम्मान वापस करना बड़ी बेइज्जती की बात है, इस तरह से दुश्मन बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि लव जिहाद के नाम के ऊपर दुश्मन बनाना शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 3 तलाक के नाम के ऊपर दुश्मन बना, और अब गौरक्षा के नाम के ऊपर दुश्मन बनाया जा रहा है। और जो भारत माता की जय ना कहे वो अब दुश्मन है।
जो नेशनल एंथम पे खड़ा ना हो जाए फ़ौरन, वो अब दुश्मन है। तो ये दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती जाती है, उसके लिए नया नया ईंधन तलाश होता रहता है, जो हमें आज अपने देश में बड़े लेवल पर दिखाई दे रहा है। ये लिस्ट यहाँ पे नहीं रुकेगी, मैं समझता हूँ ये लिस्ट और आगे बढ़ेगी। अब मैं एक चीज़ आपसे सर पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप फिल्म मेकर भी हैं, फॉर्मर साइंटिस्ट भी रहे हैं, पोइट भी हैं। फिल्म से कंसर्न में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि फ़िल्मों का पैटर्न आपको नहीं लगता कि अब चेंज होना चाहिए? फिल्म मेकर्स को भी अब ये सोचना चाहिए कि देश में जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं, और लगातार लोग इस बात को कहते रहे हैं कि जब एक सोसाइटी पे आपकी आर्ट का एक इम्पैक्ट पड़ता है तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि कम से कम उस आर्ट का इस्तेमाल पॉजिटिवली किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिल्म डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री ने हमारी आज तक बहुत अच्छी तरह से सेक्युलर वैल्यूज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उसमें फिल्म इंडस्ट्री सेक्युलर वैल्यूज़ को पीछे नहीं रही है पहुंचाने में, तो इस बात को हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब सन 47 के दौरान भी जो फिल्में कुछ बनाई गई वो ऐसी थी जो देश को मैत्री, अहिंसा वगैरह की बात कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री अभी तक कंटामिनेटेड नहीं थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या आरएसएस के फैशिस्ट कोई भी स्पेस छोड़ेंगे? उनका पहला हमला बुद्धिजीवियों के ऊपर हुआ और दूसरा हमला मीडिया के ऊपर। आज मीडिया दोनों तरह से, यानी करप्ट है एक तरफ और दूसरी तरफ मीडिया ज़्यादातर चैनल्स डरी हुई, डर में उनके गुणगान कर रही हैं और या करप्शन में गुणगान कर रही हैं। अब वो पहुंचने की कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में फिल्म तक। वहाँ कुछ बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं जो आरएसएस के प्रोपेगेंडे से, या शायद आरएसएस के हमेशा ही थे, वो अब निकल के आ रहे हैं बिलों से। तो उस तरह के लोग हैं जो बड़े ख़राब किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि अरुंधति राय को बांध देना चाहिए और मार देना चाहिए। तो शायद आगे आने वाले वक्तों में ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ फिल्म इंडस्ट्री को और ज़्यादा हिम्मत के साथ फिल्म इंडस्ट्री को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा, गौहर रज़ा साहब से मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि कल आप मौजूद थे नॉट इन माय नेम जो प्रोटेस्ट हुआ है, आपकी पोइट्री के चर्चे इससे पहले भी हमने सुने हैं और एक पूरा देश जानता भी है। तो ये जो पूरा आलम फ़िलहाल इंसानियत के लिए जो बार बार चिल्ला रहा, चीख रहा है कि ये जो इंसानियत के पैगाम हैं ये सारी दुनिया में फैलने चाहिए और पूरी दुनिया में अमन का एक अलग तरीके से एक मैसेज जाना चाहिए, शांति होनी चाहिए हर तरफ। तो इसके लिए कोई पोएम आप देशवासियों के नाम साझा करना चाहें? पाश की एक बहुत खूबसूरत कविता है, हम जवाब यूँ देंगे। तो अगर उधर की तरफ हिंसा है, नफ़रत है, आग है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हमारा जवाब यही होना चाहिए कि समाज में मोहब्बत हो, शांति हो, अहिंसा हो, हम हर बच्चे को एजुकेशन दे सकें, हर नौजवान को एक छत दे सकें, हर नौजवान को एक रोज़गार दे सकें। ये हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक ऐसे समाज की कल्पना जहाँ सब बराबर हों। दूसरी बात जो हमें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अगर हम नाज़ी जर्मनी के हालात में पहुँच जाएं तो हम मार दिए जाएंगे। इसलिए बोलना अपने मरने से पहले, तो आज़ादी के साथ, निडरता के साथ हम एक बेहतर समाज की कल्पना की बात करें और उसको बार बार कहें कि हमको ऐसा समाज चाहिए अपने देश में, पूरी दुनिया में। मेरे ऊपर एक न्यूज़ चैनल ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मैं देशद्रोही हूँ। उसके जवाब में मैंने ये कविता लिखी थी, लो मैंने कलम को धो डाला, लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर ताला है, लो आँखें मैंने बंद कर लीं, लो परचम सारे बांध लिए,
एहसास के ताने बाने को फिर मैंने हवालेदार किया। इस दिल की कसक को मान लिया, एक आखिरी बोसा देना है और अपने लरजते हाथों से खंजर के हवाले करना है। लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर ताला है। इल्ज़ाम ये आयत था मुझ पर, हर लफ्ज़ मेरा एक नश्तर है। जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी कहा, वो देशद्रोही ठहरा कर हुक्म किया था ये सादिर, तहज़ीब के इस गहवारे को जो मेरी नज़र से देखेगा वो एक मुजरिम कहलाएगा। लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर ताला है। जो इश्क के नगमे गाएगा, जो प्यार की बानी बोलेगा, जो बात कहेगा गीतों में, जो आग बुझाने उठेगा, जो हाथ झटक दे जालिम का, वो एक मुजरिम कहलाएगा। लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर ताला है। खामोश हूँ मैं, सन्नाटा है, क्यों सहमे सहमे लगते हो। खामोश हूँ मैं, सन्नाटा है, क्यों सहमे सहमे लगते हो। हर एक ज़बां पर ताला है, क्यों सहमे सहमे लगते हो। लो मैंने कलम को धो डाला, लो मेरी ज़बां पर ताला है। हाँ सन्नाटे की गूंज सुनो, हाँ सन्नाटे की गूंज सुनो, है लफ्ज़ वही, अंदाज़ वही। हर जाबिर जालिम, हर कातिल इस सन्नाटे की ज़द पर है। खामोशी को खामोश करो, ये बात तुम्हारे बस में नहीं। खामोशी तो खामोशी है, अगर फैल गई तो फैल गई। खामोशी तो खामोशी है, अगर फैल गई तो फैल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सही मायनों में अगर कहूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि गौहर रज़ा साहब जिस बहु प्रतिभा के धनी हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमने उनके साथ में चर्चा की। मैं एक बार फिर से गौहर रज़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त हमारे साथ निकाला, अपने कुछ लम्हों को, अपनी ज़िंदगी के कुछ एहसासात को हमारे साथ साझा किया और देश के हालात पर चिंतन व्यक्त किया। हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा दिनों में फिर किसी ऐसी ही बड़ी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन रैन के साथ मैं ज़ुबैर खान, दिल्ली से नेशनल दस्तक के लिए।